बहुत अच्छी बात है कि थोड़ा-सा ध्यान बदलता है और इंसान का फिर तरोताज़ा हो जाता है। जी, जी। अ, डॉक्टर साहब अगर आपकी इजाज़त हो तो आज एक खाने के ऊपर बात करते हैं, फिर बाद में ना कहते हैं कि आस्ता-आस्ता हर प्रोग्राम में ना एक प्रोग्राम इस खाने का रखेंगे। मगर ये इंशाल्लाह। कम-पेश मिलती-जुलती चीज़ें होती हैं जो ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं। अ, मैं इसमें वज़ाहत इसमें शुरू में करूँगा कि भई हमारा खाना जो है वो प्रोटीन बेस होता है, यानी कि गोश्त और सब्ज़ियाँ का इस्तेमाल होता है। लोग समझते हैं कि गोश्त बहुत ही बुरी चीज़ है। बाज़ लोग समझते हैं कि सब्ज़ियाँ बहुत खाने के लायक नहीं है, इसमें कुछ नहीं होता। हकीकत दोनों चीज़ों में ऐसा ही कुछ होता है। अगर हम सिर्फ़ प्रोटीन को मुख्तलिफ़ तरीके से यानी कि गोश्त और दालें, दालों में और गोश्त में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है जैसे जिसको हम कुक करते हैं, वरना प्रोटीन बहुत ज़्यादा चीज़ों में पाया जाता है। प्रोटीन हमेशा बॉडी के अंदर अमीनो एसिड पैदा करता है, यानी कि एनर्जी पैदा करता है। अगर हम उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो वो हमारी जो रही कोई एनर्जी होती है, उसको भी पेशाब और गुर्दों के ज़रिए से निकाल कर निकल जाता है। इसमें ये होता है कि सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन खाने वाला जानवर है, वो शेर है। अगर हमने इस तरह जिस तरह शेर की तरह गोश्त खाना है, तो फिर शेर ही की आदत को अपनाना पड़ेगा। यानी कि हमें जिस तरह शेर जो है वो खाने से पहले एक्सरसाइज़ करता है, 30-40 मील एक जानवर के पीछे भागकर वो उसको खाता है और ताज़ा खाता है और वो उसका खून पीता है। तो उसकी 35 साल की उम्र में 4 किडनियाँ ज़ाया हो जाती हैं। अगर शेर को हम खाना तो देना चाहें मगर चिड़ियाघर में डाल दें, उसको कैद कर दें और वो उसकी भाग-दौड़ ख़त्म कर दें और उसको ठंडा खाना दें, वही गोश्त दें मगर ठंडा दें। तो उसकी 8 सालों में किडनियाँ फ़ेल हो जाती हैं और वो बेचारा अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठता है। बात दरअसल ये है कि अगर वो ऐसे जानवर जो सिर्फ़ सैलड या ऐसे जानवर जो घास-फूस खाते हैं, उनकी मैक्सिमम 10-12 साल या 15 साल होती है। हाथी की उम्र जो है वो 100 साल तक होती है। वो क्या टहनियाँ वग़ैरह भी खाता है, और चीज़ें भी खाता है। तो ज़्यादातर जो घास-फूस खाने वाले हैं, उनके पेट में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया बनता है। जैसे गाय के पेट में से भी बेशुमार गुण जो हैं वो निकलते हैं, मलाप वग़ैरह निकलते हैं, कीड़े निकलते हैं, जो ज़्यादातर गाय वग़ैरह पालते हैं, उनको इस बारे में पता है कि उनके गुण होता है। तो अब इंसान की ज़िंदगी को परवान चढ़ाना है और लंबा सेहतमंद लेके जाना है, तो हमें गोश्त और सब्जियों को ऐसे मिक्स करके पकाना पड़ता है। बेशुमार ऐसे हम हकीम हैं जो अपने कुश्ते मारने के लिए सोने का कुश्ता मारने के लिए य र्यू का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ उसको पकाते हैं। जड़ी-बूटियाँ जो हैं, वो दूसरी चीज़ को पकाने में मदद करती हैं। जैसे टिंडे हैं, कद्दू हैं, इनमें ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं होती। इनमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होते, ये सर्द होते हैं मगर इनको हीट चाहिए होती है जो गोश्त को पकाने में मदद करते हैं। यानी कि हमें गोश्त के साथ अपनी कंज़प्शन के लिए अपने गोश्त को अमीनो एसिड में सही मानों में जो नुकसान दिए बगैर हमारी बॉडी में जाना चाहिए, तो इसके लिए हमें सब्जियों का ज़रूर या सैलड का ज़रूर इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जिस तरह हम खाना पकाना चाहिए, उसमें ऐसे सब्जियाँ जैसे टिंडे गोश्त हैं, बनाए हैं, टिंडे में कोई ग़िज़ाई इतनी अफ़ादियत नहीं रखती, जितना ये गोश्त को पकाने में मदद करता है और गालने में मदद करता है और ये बाज़ाब्ता तौर पर हम प्रोटीन के साथ सैलड खा रहे होते हैं। इसका एक्स्ट्रा से सैलड की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी बात ये है कि 2 रोटियों में पूरी ग़िज़ाइयत मौजूद है। अगर अनाज के अंदर हम देखें तो बहुत ज़्यादा ए टू ज़ेड उसके अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं, विटामिन्स पाए जाते हैं। इस 2 रोटी को हमने अपने पेट में लेके जाना होता है, हमने सालन के साथ उसको खाना होता है और प्रोटीन पूरा करना होता है। रोटी को हमेशा मक्खन लगाकर खाना चाहिए, यानी कि लुब्रिकेट करना चाहिए। जितना ये खुश्क रोटी खाएँगे हम, जिसमें इसमें कोई है ना तेल नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा, तो वो हमारी जहाँ-जहाँ से भी गुज़रेगा, वहाँ ख़राश पैदा करेगा। जैसे ही ख़राश पैदा होगी, खून की कमी पैदा हो जाएगी।
अब आते हैं इसको पकाना कैसे है। अब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में मैंने पढ़ा था कि भाई जानवर ज़िबा करके खाएं और उसका खून निकाल कर खाएं। बाज़ लोग सोचते हैं कि जितना हम गोश्त को भूनते हैं उसमें तो अज्जा ही खत्म हो जाती हैं, इसमें से कोई अज्जा नहीं खत्म होते। जितना भी आप इसके अंदर से जो इसका टॉक्सिस होता है, जितना जानवर पुराना होता है उसके अंदर उतना ही खून मौजूद होता है और ये निकलता उस वक़्त है जब आप लौंग, बड़ी इलायची और दालचीनी को पहले हल्की आँच पर तवे उसमें तेल में उसको गरम कर लें या गोश्त डालकर उसके अंदर लौंग, बड़ी इलायची और दालचीनी। इससे ये जो होता है कि जो इसके अंदर से ब्लड जो अंदर बचा हुआ होता है वो निकल जाता है और जल जाता है। तो जलने की सूरत में जो लौंग, बड़ी इलायची, जो दालचीनी है, ये तापकारी और पस वगैरह को ब्लड में जो अंदर आपके खून में जाता है, ये अमीनो एसिड, वो साफ और सुथरा जाता है। तो इसलिए आप पहले इसको हल्की आँच पर बड़ी इलायची, लौंग, हल्दी और सुरख मिर्चें डालकर इसको भून लें, नमक नहीं डालिए। उस वक़्त नमक डालना इसके लिए ये है कि नमक जैसे ही जलेगा, तो वो तापकारी पैदा करेगा और नेफ्रॉन्स के लिए नुकसान पहुँचाता है, यानी गुर्दों की जो जालियाँ हैं, उसको नुकसान पहुँचाता है। तो उस वक़्त नमक ना डालिए, जब आपने इसको आपने देख लिया है, इसका रंग हल्का-सा ब्राउन और उसके अंदर से खून जो है निकल-निकल कर जल गया है तेल के अंदर, फिर आप या तो तेल बदल लें जब दूसरा बार बनाना है या अगर उसी में डालना है तो उसमें फिर पानी डाल दीजिए। पानी डालकर जो भी आप सब्ज़ी इसमें पकाना चाहते हैं उसको डालकर जैसे ही पानी और नमक और फिर टमाटर डाल दीजिए उसको और प्याज़ डाल दीजिए। प्याज़ों को उस वक़्त ना डालिए जब प्याज़ भून रहे हों। तो प्याज़ों में पोटेशियम ज़्यादा होती है, ये हल्की-सी हीट के साथ ये तमाम चीज़ों को गालने में मदद करती है, जैसे है ना सब्जियाँ हैं उनको गालने में मदद करता है और जो अंदर गोश्त होता है उसको गलाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ये टेस्ट के लिए नहीं डाला जाता प्याज़ और लहसुन वग़ैरह ये है। लहसुन को किसी हद तक शान मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसमें सल्फ़र मौजूद होता है। प्याज़ों में पोटेशियम होने की वजह से ये गालने में मदद करता है। तो उस वक़्त आप टिंडे, कद्दू या कोई ऐसी चीज़ें डालकर उसको गलाने के लिए और इसका इसकी जो तापकारी है या इसका जो टॉक्सिसिटी है वो ख़त्म करने के लिए हम इसको डालते हैं। जितने भी सर्दियाँ हैं तो उसमें कम से कम इस्तेमाल करें, थोड़े इस्तेमाल करें, अगर गर्मियाँ ज़्यादा हैं तो ज़्यादा इस्तेमाल करें, कद्दू, टिंडा वग़ैरह जो है। तो फिर इसके अंदर आप नमक डालकर जो टमाटर डालकर वो बंद कर देना है। जैसे ही आप आधे घंटे बाद जितना भी टाइम जितना गोश्त को गलाने का टाइम क्योंकि एक्सपीरियंस तमाम ख़वातीन को होता है, उसी हिसाब से वो कर लें। जैसे ही उसके अंदर पक जाने का होता है कि भई अब पक गया है, तो उसके अंदर लहसुन को उस वक़्त डालिए। भूनते वक़्त लहसुन को डालने की कतई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि लहसुन की ना तो हम वो भूनते वक़्त लहसुन की तमाम जो माहियत होती है या ताकत होती है या उसको नमक जो होती है वो ख़त्म हो चुकी होती है। जब आप आखिर में इसको जब दम देने लगते हैं, उस वक़्त डालते हैं उसमें हरा धनिया, खुश्क धनिया डाल दीजिए जिससे आपके खाने की खुशबू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपके का जो गोश्त की हमक है या मुर्गी की हमक है या मछली की हमक है वो फिर लहसुन की वज़ह से दब जाएगी और फिर आपका ज़ायका जो है वो एक जैसा बना रहेगा और खाने में मज़ा आएगा और इस तरह तब्दीली आए। ज़ीरा जो है उस वक़्त डालिए जब आप ज़्यादातर सब्ज़ी ही बनाना चाहते हैं, सब्ज़ियाँ में ज़ीरा डलता है। ज़ीरा जो है उसको अंदर ठंडक को ख़त्म करता है। अगर आप ज़ीरा डालना चाहें आलू गोश्त में, टिंडे गोश्त में तो आखिर में उसको या पाउडर की सूरत में जिस तरह आप सूखा धनिया डालते हैं, उस वक़्त डाल दें। जज़ाकल्लाह।